कि आप अपनी क्वेरीज जो हैं वो फ्रॉन्क्स को लेके डिस्कस कर सकें। एंड लेट मी ओपन अप द लाइव स्ट्रीम ऑन माय लैपटॉप एज वेल टू चेक हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। ओके, so as of now I think there is no one. Hi Paritosh, how are you doing? Okay, we have two people now. We have Paritosh with us. So repeating the same thing for new people who have joined. We are here to discuss Maruti Suzuki Front's latest offering by Maruti. And if there are any doubts, confusion regarding its booking or anything related to how its engines are, how its dimensions and everything, then we can discuss. वो सारी बातें हम आज डिस्कस कर सकते हैं. And let's see, we have 4 people as of now with us. You can mention your doubts in the comment section. Ask me queries, questions about this car, Maruti Fronx. I've seen it personally. I saw it in the Auto Expo. और फिर मैंने नेक्सा शोरूम में भी विजिट किया था, वहां पर भी मैंने गाड़ी को देखा था. कार लुक्स गुड. सो ऑल द कमेंट्स, ऑल द क्वेरीज आर मोस्ट वेलकम. या एक्चुअली नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फ्रॉन्क्स का और ब्रीजा का जो सेगमेंट है ना, मैं अब भी कहूंगा वो बिल्कुल अलग है. क्योंकि फ्रॉन्क्स बेसिकली इज अ सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट, जो कि ब्रीजा भी है, लेकिन ये जो स्पेस है ना फ्रॉन्क्स वाला, वो थोड़ा सा क्रॉस ओवर वाला स्पेस है. अगर इस टाइम पे एस क्रॉस भी आ रही होती तो डेफिनेटली जो है वो कंपटीशन होता, थोड़ी सी क्रॉस फाइट भी होती. लेकिन ब्रीजा जो है एक थोड़ी टॉल एसयूवी टाइप हो जाती है, और फ्रॉन्क्स जो है एक थोड़ी कॉम्पैक्ट और एक जिसको कह सकते हैं क्रॉस ओवर वाले प्लेटफॉर्म पे ज्यादा चली जाती है. तो इसलिए दोनों का कॉम्पिटिशन नहीं है. दूसरी बात यह है कि दोनों के जो इंजन हैं वो बिल्कुल अलग हैं. दोनों के इंजन में कोई सिमिलैरिटी नहीं है. तो वो दोनों जो गाड़ियां हैं उनका बिल्कुल अलग है. आप एक को चलाओगे फिर आप दूसरी को चलाओगे, दोनों गाड़ियां बिल्कुल अलग फील होंगी. तो वो अलग अलग बायर्स को टारगेट करती हैं. दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी. ऐसा नहीं होगा कि कोई भी वहां पर जाकर कंफ्यूज होगा. जाके चलाने के बाद में दोनों गाड़ियों को किसी को भी बड़े आराम से पता चल जाएगा कि कौन सी गाड़ी जो है वो मेरे लिए सही है. टुडे आई हैव अ बैड थ्रोट, सो गाइज सॉरी अगर बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आए तो उसके लिए माफ कर देना. वेदर इज चेंजिंग दीज डेज, सो इट्स अफेक्टिंग पीपल. प्राइस का कोई अपडेट नहीं है अंकुल दोस्त. एंड हाय, हाउ आर यू डूइंग? प्राइस का भी कोई अपडेट नहीं है. और मारुति ये बोल रही है कि भाई 11,000 रुपए से हम लोग बुकिंग ले रहे हैं इस गाड़ी की, और पूरी तरीके से रिफंडेबल है. और बाद में जाके कोई वेरिएंट आपको चेंज करवाना हो, वो वेरिएंट भी आप चेंज करवा सकते हो. तो प्राइस का कोई अपडेट नहीं है. अभी लोग जो है बस बुकिंग्स करवा रहे हैं गाड़ी को देख के. अभी गाड़ी शोरूम में आ चुकी है, लेकिन सभी शोरूम्स पे नहीं आई है, फ्लोट हो रही है. मतलब थैंक यू अंकुर, ग्लैड टू नो दैट. तो अभी ये है कि लोग देख के उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं. अभी टेस्ट राइड वगैरह भी कुछ भी ओपन नहीं हुई है. मेरा मान के चलना है कि लगभग 1-2 महीने में गाड़ी की टेस्ट राइड वगैरह ओपन हो जानी चाहिए, ताकि उसके बाद में पीपल कैन फाइनली थिंक अबाउट बुकिंग दिस कार विद अ सीरियस माइंडसेट. यस, वेन्यू सोनेट से भी फाइट होगी, और वेन्यू सोनेट से फाइट इसलिए भी ज्यादा मतलब वो लेजिट हो जाती है क्योंकि उनका इंजन लाइन और इसका इंजन लाइन बिल्कुल सेम है. उनके पास वाला नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, और इसके पास भी एक 1200 सीसी वाला नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है. उससे ज्यादा जो इसकी फाइट होने वाली है वो होने वाली है इसकी काइगर और मैग्नाइट से. तो जो काइगर और मैग्नाइट आपकी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन 1000 सीसी के साथ में आती हैं, वो बहुत हल्का लगता है चलाने में, उसमें पावर महसूस ही नहीं होती है. तो ये कहीं ना कहीं उसका मार्केट को काफी खाएगी. तो बस बिल्ड क्वालिटी को लेकर थोड़ा सा हो सकता है कि लोग काइगर या फिर मैग्नाइट के लिए चले जाएं. बाकी ये गाड़ी जो है 1200 सीसी में ज्यादा अच्छा आपको ऑफर करने वाली है एज कंपेयर टू 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड काइगर एंड मैग्नाइट वर्सेस 1.2 लीटर फ्रॉन्क्स. Yes, true. That's what I said. That's what I suggested, पारितोष, कि वो कंपटीशन उसका आपस में नहीं है. डे नाइट डिफरेंस कैसे कह सकते हो आप पारितोष? वो अभी तो कोई प्राइस वगैरह रिवील भी नहीं हुए हैं, तो फिर प्राइस का डिफरेंस आप कैसे कह सकते हो कि फ्रॉन्क्स और काइगर के बीच में प्राइस का डिफरेंस होने वाला है? प्राइस जो है 1200 सीसी वाले नेचुरली एस्पिरेटेड के अगर आप देखोगे तो लगभग वो कहीं ना कहीं टच करेंगे उसको. जो 1000 सीसी वाले एजीएस टेक्नोलॉजी उसमें आएगी, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉम्पीट करेंगे, ओवरलैपिंग होगी वहां पर उस सेगमेंट में. बट इट्स अ गुड ऑफरिंग. मतलब 1000 सीसी टर्बो इंजन वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द आवर, और ये चाहिए थी कि भाई कुछ ऐसी गाड़ी आए जिसमें थोड़ा सा टर्बो लैग वगैरह, मतलब जिसमें जैसे कि मिड रेंज वगैरह थोड़ी अच्छी होनी चाहिए. वेन्यू 1.2 और फ्रॉन्क्स 1.2 में कौन सा इंजन पावरफुल और रिफाइंड है? दोस्त, दोनों गाड़ियों के इंजन अपनी अपनी जगह बहुत बढ़िया है. मारुति का जो 1.2 इंजन है वो भी बहुत रिफाइंड है, और वेन्यू वाला जो 1.2 इंजन है, जो कि आपका ग्रैंड आई10 में भी आपको देखने को मिलता है, जो आपका और
16 में भी आता है, वो भी इंजन काफी बढ़िया है। तो दोनों गाड़ियों में इंजन बहुत अच्छे हैं। अब जब फाइनली इसकी टेस्ट राइड ओपन होगी तभी अच्छे से समझ में आएगा कि भाई इस गाड़ी को चलाने में ये, क्योंकि हर गाड़ी का अपना एक कैरेक्टर होता है और वो इंजन उस पर कितना सूट करता है, उसको चलाने में कितना मजा आ रहा है, कैसा है, बहुत ज्यादा दबके तो नहीं चल रही है। तो ये सारी बातें जो है ना वो तभी खुलेंगी जब इसकी टेस्ट राइड 1.2 वाले इंजन की और स्पेसिफिकली 1 लीटर टर्बो वाले इंजन की ओपन होगी। मैग्नाइट एक्स शोरूम बेस प्राइस 5,99,000, ठीक है, मान लिया 6 लाख रुपए है, लेकिन जाके कहीं ना कहीं वो 7 लाख रुपए के आसपास तक पड़ जाएगी। ठीक है, अब आप उसमें इंजन देखो तो उसमें 1000 सीसी का इंजन आता है। 1000 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन बहुत अंडर पावर्ड है। आप उस इंजन को चलाओ एक बार तो वो काफी अंडर पावर्ड है, उसमें कोई फायदा नहीं है उसको लेने का। आई वुड नॉट सजेस्ट दैट इंजन। यस, बेलिनो बेस प्राइस है 6.55 लाख, तो उसमें फीचर्स भी जो है थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, जैसे कि मतलब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जैसे कि ऑटोमेटिक एसी वगैरह है, वो चीजें आपको देखने को मिल जाती है। कई सारे पर्क्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें जो नेक्सा ने जो है एज स्टैंडर्ड रखी हैं तो वो चीजें सही है। हाँ, प्राइस ऑब्वियसली मैटर करती है, लेकिन मेरे ख्याल से ये है कि अगर डिफरेंस जो है वो 60,000 से 80,000 रुपए के बीच में है तो अ पर्सन कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। ही कैन हैव सेकंड थॉट्स ऑफ हैविंग दैट कार इंस्टेड ऑफ द ए कार और बी कार। तो वहां पर कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो मैटर करती हैं। ओके, सो लेट्स सी, आर देयर एनी मोर क्वेश्चंस? बेलिनो का फ्यूचर इंटैक्ट रहेगा दोस्त। बेलिनो के फ्यूचर में कोई कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी चाहिए जिनकी ड्राइविंग मतलब बहुत नीट एंड क्लीन रोड्स पे है, वो डेफिनेटली बेलिनो के लिए जाएंगे। उनको कोई दिक्कत नहीं होगी बेलिनो चलाने में। जिनको चाहिए कि थोड़ा मतलब मेरे को 170 की जगह 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मेरे को ज्यादा सूट करता है, वो उसके लिए जाएंगे। ये सारी चीजें कंपनी कहीं ना कहीं सोचती है, मतलब कोई प्रोडक्ट लाने से पहले कि भाई प्रीवियस प्रोडक्ट जो है जिसको अभी 4-5 महीने पहले इसी साल में लॉन्च किया है उसका मार्केट खराब ना हो जाए। तो ये सारी डिस्कशन जो है वो होती हैं और ये अच्छी बात है कि भाई अब ऐसा तो होता ही रहा है मारुति में कि एक इंजन के साथ में बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं। अब जैसे आप अगर देखोगे तो नेक्सा की आपकी इग्निस आती है और सेम प्राइस पॉइंट पे थोड़ा ऊपर नीचे लगा लो आपकी स्विफ्ट आती है, दोनों में सेम इंजन है। अब अगर कहा जाए कि भाई एक ने दूसरी का मार्केट खा लिया, ऐसा नहीं होता। हर किसी का कस्टमर का ना थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है। जब कोई वो चीज लेने जाता है ना उसके दिमाग में होता है कि यार मेरे को ना मेरी प्रेफरेंस जो है वो ये चीज है, मेरे को ये चीज नहीं चाहिए, मेरे को ये चीज मैटर नहीं करती। जिसको थोड़ी अर्बन टाइप कार ज्यादा पसंद है वो इग्निस की तरफ जाएगा, जिसको थोड़ी कंटेम्प्रेरी मारुति टाइप गाड़ी ज्यादा पसंद है वो डेफिनेटली स्विफ्ट की तरफ जाएगा। तो ये वाली चीजें जो है वो मैटर करती हैं। We have 7 people with us, so guys please post your queries in the comment section if there are any, if you are confused between a car। हाँ definitely मेरे ख्याल से आज की डेट में नेक्सा की, इनफैक्ट मैं कहूंगा पूरी मारुति की सबसे अंडररेटेड कार इग्निस है। मतलब जिस प्राइस पॉइंट पे वो जो चीजें ऑफर करती है और मतलब मेरे को काफी अच्छी लगती है वो गाड़ी। और उसके अगर आप इंटीरियर वगैरह भी देखो तो काफी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन लगता है, बट पता नहीं क्यों नहीं चली। लेकिन हाँ बहुत सारी गाड़ियां ऐसी रही हैं जो काफी अंडररेटेड रही हैं इंडिया में। फिएट की काफी गाड़ियां रही हैं, मारुति की भी कुछ गाड़ियां रही हैं इसमें। सो ये तो होता ही है, मतलब कोई गाड़ी होती है अच्छी होती है लेकिन फिर भी नहीं चलती तो वी कांट से मच अबाउट दैट। समटाइम्स अ कार और अ व्हीकल जस्ट हैव अ बैड लक इन इंडिया। अच्छा, माय ड्रीम कार रियलिस्टिक रादर देन BMW ऑडी? नहीं, मेरी ड्रीम कार जो है वो नाउ इट शुड बी Volkswagen Tiguan। तो वो गाड़ी हाँ मेरे को लगता है कि वाकई में एक रियल फन टू ड्राइव होगी। मैंने चलाई नहीं है वो गाड़ी, लेकिन मैंने Volkswagen Tiguan चलाई है 1.5 DSG एंड बिलीव नहीं करोगे आप, मतलब जो कार जो करेक्टर है ना उसका बहुत अमेजिंग है। ठीक है 20 लाख रुपए हैं, बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं वो, और उसकी स्कोडा भी आती है, लेकिन स्कोडा कुशैक वर्सेस टिगुआन में मेरे को मैं टाइगुन में मेरे को मैं टाइगुन चूज करूंगा, क्योंकि वो एक क्रॉसओवर डिजाइन हो जाता है एंड क्रॉसओवर्स आर मच मोर यू कैन से फन टू ड्राइव, या फिर वो ज्यादा चिपक के चलते हैं सड़क पे और ज्यादा उनकी जो वो होती है ना फन टू ड्राइव करेक्टर वो बहुत सही होता है। तो मैंने टाइगुन चलाई थी 1.5 DSG, उसका मैंने एक ड्राइव रिव्यू भी शेयर किया था अपने चैनल पे। वाकई यार मतलब DSG जो गाड़ियां हैं ना बहुत जबरदस्त हैं। ये इनकी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है। DSG जो गियर बॉक्स है ये इनका टॉप नॉच गियर बॉक्स है, और जिस तरीके से वो गाड़ी भागती है, जिस तरीके से वो गाड़ी मतलब इट जस्ट आप चिपक जाते हो सीट से। ऐसी फीलिंग आती है कि यार अगर आपके पास पैसे हो तो आप इस गाड़ी को परचेज कर लो एंड जस्ट लिव योर ड्रीम आउट देयर। ऐसी गाड़ियां हैं वो। बट
बट ये है कि उनको लोकल में चलाया तो क्या ही चलाया, आप थोड़ा सा उस पे पैडल पे पैर रखोगे फिर ब्रेक लगाओगे, वो थोड़ी कह सकते हैं कि थोड़ी लॉन्ग ट्रिप्स वगैरह के लिए ज्यादा मैटर करती हैं। BMW ऑडी वगैरह मैंने चलाई नहीं है तो फिर क्या उनको ड्रीम कार बनाना, वो तो जो चलाई है उसका पता है। बाकी ऐसे तो गाड़ियां मैंने काफी मतलब बचपन से ही मुझे गाड़ियों का बहुत क्रेज रहा है। इफ समवन हैज Baleno एंड लुकिंग फॉर अनदर कार इन फैमिली विद इन 9 लाख, व्हाट विल यू रिकमेंड? अब ये डिपेंड करता है कि 9 लाख रुपए में आप क्या सर्च कर, पेट्रोल गाड़ी सर्च कर रहे हो, मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो ड्राइविंग है, क्या वो सिटी ड्राइविंग है या फिर आपकी हाईवे ड्राइविंग है, आप ऑटोमेटिक गाड़ी देख रहे हो, नॉन ऑटोमेटिक देख रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है। तो आप ये बताओ कि ऑटोमेटिक में देखना पसंद करोगे आप या फिर आपकी जो उससे मैनुअल गाड़ी लेना पसंद करोगे 9 लाख के अंदर अंदर। उस पे काफी ज्यादा चीजें जो है वो डिपेंड कर जाती हैं, क्योंकि प्राइस का डिफरेंस आ जाता है, गियर बॉक्स का डिफरेंस आ जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं, मेनली इन हाईवे एंड मैनुअल। और आप देख रहे हो 9 लाख के अंदर अंदर बहुत सारे ऑप्शन है दोस्त, लेकिन एक कार पेट्रोल ओनली, हाँ बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे फिर आपके पास में ना। जैसे कि जहां तक मैं मान के चलता हूं, आपकी 1.2 वेन्यू भी आ जाएगी उसमें, 1.2 फ्रॉन्क्स भी आ जाएगी उसमें, ठीक है। 1 लीटर वाली का मैं अभी कह नहीं सकता क्योंकि डेल्टा प्लस वाला 1 लीटर टर्बो में आएगा कि नहीं आएगा ये भी डाउट में है जब तक कि प्राइस रिलीज नहीं हो जाते। 9-9.25 लाख रुपए में मेरे ख्याल से 9.25-9.5 लाख के बीच में XUV 300 भी आ जाएगी आपकी पेट्रोल में, और वो बहुत जबरदस्त गाड़ी है। मतलब मैंने चलाई है वो, वाकई में उस गाड़ी में मतलब जो स्टेबिलिटी है, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, बहुत जबरदस्त गाड़ी है XUV 300। वाकई आई वुड रियली रिकमेंड इट टू समवन। एक जन ने पूछा था कि आप कौन सी गाड़ी रिकमेंड करते हो, तो मैंने उनको कहा, उनका बजट 10 से 12 लाख रुपए के आसपास था, तो उन्होंने कहा कि मेरे को जो है माइलेज से लेना देना नहीं है, मेरे को चाहिए फन टू ड्राइव गाड़ी। मैंने कहा आप XUV 300 ले लो आंख बंद करके, आपको बहुत मजा आने वाला है उसको करने में। सिटी के लिए स्विफ्ट AMT ज्यादा अच्छी रहेगी या फिर ग्रैंड आइटन नियोस AMT ज्यादा अच्छी रहेगी? किसका AMT? यार मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है Hyundai का जो ऑटोमेटिक है, जो AGS आता है बेसिकली, जिसको ऑटो गियर शिफ्ट बोलते हैं, वो ज्यादा रिफाइंड है एज कम्पेयर टू मारुतिस। लेकिन Hyundai का माइलेज मारुति के मुकाबले काफी कम है, तो आपको जो है ज्यादा बेहतर आपके लिए जो होने वाली है, अगर माइलेज देखोगे तो मारुति, रिफाइनमेंट और गियर बॉक्स देखोगे तो Hyundai। यार बूट स्पेस को छोड़ दो, एक बार गाड़ी चला के देखो, मैं सही कह रहा हूँ। अगर आपको एक फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए ना, मिड रेंज उस गाड़ी की इतनी जबरदस्त है, एक तो 200 किलो भारी है वो ब्रीजा से, ठीक है, और उसके बाद भी वो गाड़ी इतनी जबरदस्त चलती है, बहुत अमेजिंग चलती है। मैंने दोनों गाड़ियां बहुत थोरो चलाई हैं, ब्रीजा तो मेरे पास खुद है और XUV 300 भी मेरे रिलेटिव के पास है, तो मैंने बहुत चलाई है वो गाड़ी। आप मतलब खुश रहोगे उस गाड़ी के साथ में। मैं मानता हूँ कि 9.25 लाख रुपए में उस गाड़ी में कुछ नहीं आता, लेकिन जो इंजन में उसके टर्बो की ट्यूनिंग है ना, वो बहुत अमेजिंग है। आप जरूर उस गाड़ी को एक बार चला के देखना, आप शायद खुद आपका मन कर जाए उसको लेने का। और रही बात बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस का ऐसा है कि अगर आपको हमेशा 5 लोगों के साथ ट्रैवल करना है, बहुत ज्यादा हाईवेज पे जाना है, तो फिर हाँ डिपेंड करता है कि भाई आपको रियली बूट स्पेस की जरूरत है। एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ फ्रॉन्क्स फॉर सिग्मा मॉडल। सिग्मा मॉडल मेरे ख्याल से, इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, इज गोइंग टू बी दी बेस वेरिएंट। लेट्स सी, ओके यस, सिग्मा इज दी बेस वेरिएंट 1.2 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन। यार मेरे ख्याल से जहां तक मेरे को लगता है 7 से 8 के बीच में ये गाड़ी जो है वो 7 से 8, 8.25, 8.5 तक के बीच में ये गाड़ी पड़ जानी चाहिए। Hyundai सो क्यों रहा है, न्यू कार्स लॉन्च क्यों नहीं कर रहा बहुत टाइम से, फेसलिफ्ट लाए जा रहा है, मारुति महिंद्रा किया ग्रो कर रहे हैं न्यू कार से। अब यार ये तो Hyundai वाले कमेंट कर सकते हैं, इस पे हम क्या कमेंट करें। और Hyundai अभी लाया तो है, हाँ फेसलिफ्ट लाया है, मतलब ग्रैंड आई10 का भी, ऑरा का भी फेसलिफ्ट मॉडल्स आए हैं, और क्या कह सकते हैं, व्हाट शुड वी से टू Hyundai। बट हाँ एक बात है कि इन चीजों से मार्केट शेयर पे फर्क पड़ता है। Hyundai का थोड़ा मार्केट शेयर जो है वो गिरा है, और टाटा वगैरह का काफी उठ गया है, मारुति का ब्रीजा आने के बाद में काफी उठ गया है, और मारुति की बुकिंग्स तो अभी रिकॉर्ड तोड़ गई हैं जनवरी में, क्योंकि फ्रॉन्क्स और जिमनी काफी अच्छी बुकिंग्स जो है वो इन दोनों गाड़ियों की आ रही हैं। तो हर कंपनी की अपनी टैक्टिक्स है। अब जैसे Hyundai जो है वो अपने ईवी स्पेस में जो है ज्यादा इंटरेस्टेड है। Hyundai अभी जो इनकी ईवी है, जैसे कि कोना ईवी इनकी आती है, और 2 ईवीज इन्होंने ऑल की हैं, आई एम मिसिंग देयर नेम्स, जो थोड़े प्रीमियम सेगमेंट में आती है। तो कंपनी बहुत सारी चीजें सोचती है एक बार में कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। बट यस डेफिनेटली लेट्स सी एंड सी कि भाई कौन सी गाड़ियां जो है वो आगे Hyundai लेके आती है। एक गाड़ी थी Hyundai का, अगर किसी को याद हो, कि कैस्पर के नाम से, तो कैस्पर जो गाड़ी थी वो आपकी थी ये इसका कॉम्पेटिटर, क्या नाम है इसका, टाटा
टाटा की जो गाड़ी आती है ना पंच, उसका कॉम्पिटिटर थी कैस्पर। तो वो गाड़ी कहीं ना कहीं गायब हो गई है। मतलब पिछले साल काफी सुना था कि भाई कैस्पर आने वाली है, 5 से 8 लाख रुपए के बीच में आएगी वो गाड़ी, जो टाटा पंच की रेंज है। लेकिन वो गाड़ी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। माइक्रो एसयूवी कॉन्सेप्ट थी, वो छोटी बहन होती वो वेन्यू की, और शायद उसमें 1.2 लीटर इंजन आता तो काफी अच्छा होता, क्योंकि वहाँ 4 सिलेंडर इंजन है। तो पता नहीं कहाँ वो गाड़ी गायब हो गई, पर देखते हैं क्या होता है आगे। फ्रोंक्स के प्राइस कब तक रिवील हो जाएंगे? भाई मेरा मानना ये है कि अप्रैल तक हो जाने चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि गाड़ी की बुकिंग्स आ रही हैं। तो बुकिंग कब तक होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि वेरिएंट भी तो फाइनल करना होगा ना। अभी तो 11,000 रुपए देके लोगों ने बुक कर ली, और बुक करने के बाद में भाई उनको भी तो चाहिए ना कि गाड़ी कौन सी लेनी है, कब डिलीवर होगी। फ्रोंक्स की बॉडी, बम्पर, पिलर देख के आपको क्या लगा? सेफ्टी कुछ है या वो भी टीन का डब्बा? देखो पारितोष, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। पहले ये टीन का डब्बा नाम का शब्द कुछ नहीं होता, ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक होते हैं। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, ये कौन कहता है कि कुछ गाड़ी टीन का डब्बा और कुछ गाड़ी नहीं है? अगर तुम रियली देखो तो तुम अगर एक्सीडेंट्स का डेटा उठा के देखो तो क्या उसमें मारुति की गाड़ियां ज्यादा डैमेज रिसीव करती हैं एज कम्पेयर टू महिंद्रा? ऐसा नहीं है। रियल वर्ल्ड कंडीशंस में आप गाड़ी को किस तरीके से चला रहे हो, दूसरा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, तीसरा आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है, क्या वो कंट्रोल हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये सब चीजें मैटर करती हैं। ये चीजें मैटर नहीं करती कि वो गाड़ी कितनी मजबूत है, ये भी मैटर करेगा, लेकिन वो एक लाइट इंपैक्ट पे मैटर करेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? और अगर आपकी गाड़ी उस लाइट स्पीड में, उस कंट्रोल्ड स्पीड में चल रही है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है वो गाड़ी आप कैसे उसको बचाते हो फ्रॉम अ कोलिजन। तो ये टीन का डब्बा वाली चीजें, ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं कंपनीज के, एक दूसरी कंपनी को कंपटीशन से वाइप आउट करने के लिए। ये एक्चुअल में नहीं एग्जिस्ट करती हैं। यस, सच है कि टाटा की, महिंद्रा की गाड़ियां बहुत सॉलिड बिल्ड हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत जबरदस्त गाड़ियां हैं, ठीक है। आप ब्रीजा का दरवाजा खोल के देखो और आप उसके बाद में एक्सयूवी 300 का दरवाजा खोल के देखो, तो आपको खुद ही फर्क महसूस हो जाएगा कि भाई क्या मतलब गाड़ी बनाई है। लेकिन जो रिफाइनमेंट और जो इंजन की लाइफ मारुति ऑफर कर रही है, वो और कोई ऑफर नहीं कर रहा है। उसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहूंगा, मारुति ब्रीजा में 1.5 लीटर इंजन ऑफर करती है, बड़ा इंजन है, तो वो गवर्नमेंट को ज्यादा जीएसटी पे करती है। हाय आयुषी, डू यू हैव अ क्वेरी? तो वो ज्यादा जीएसटी जो है वो पे करती है गवर्नमेंट को, क्योंकि वो बड़ा इंजन ऑफर कर रही है, उस पर ज्यादा जीएसटी, ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी गाड़ियां, चाहे आप नेक्सॉन देखो, एक्सयूवी 300 देखो, वेन्यू देखो, 1000 सीसी, 1200 सीसी, 1000 सीसी, 1200 सीसी तक पे अटक जाती हैं, उनको गवर्नमेंट को कम टैक्स पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये चीज भी हम देख सकते हैं कि मारुति इज पेइंग मोर टैक्स ऑन कार्स एंड दस गिविंग यू मोर वैल्यू ऑफ मनी प्रोडक्ट। सर आप भी करेंटली? यस, आई ओन मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा, जो 2021 वाला मॉडल था, वो पेट्रोल वाला, वो मेरे पास में है। जो मतलब अभी लेटेस्ट अपडेट आया ना, उससे पहले जब डीजल को डिसकंटिन्यू कर दिया था मारुति ने, लेकिन पेट्रोल वाला जो लॉन्च हुआ था वो मेरे पास है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद माय कार। मैंने सिग्मा बुक किया है, सागर गोयल फ्रोंक्स का, बट आई वांट कि मुझे इंडिकेटर पे मिले एंड टच स्क्रीन कंपनी से ही मिले। इंडिकेटर तो दोस्त मेरे को लगता है मैंने एक बेस मॉडल की वीडियो बनाई तो थी, उसमें इंडिकेटर पता नहीं फेंडर में है या फिर उस पे है, मेरे ख्याल से। एक सेकंड रुको, मैं चेक करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको ना। ये चीज शायद मैं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि मैंने अभी इसको कवर किया था। ये मेरे ख्याल से इंडिकेटर पे जहां तक है होना तो चाहिए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कुछ 100%। जहां तक है शायद ORVM पे ही होगा, बट स्टिल 70-80% ORVM पे ही होगा। बाकी देखना होगा कि कहाँ पे रहता है। सर आप, ये क्या है भाई? डबल है ऑलमोस्ट, कस्टमर को ब्रीजा में 49% है। और हाँ, यही एग्जैक्टली अंकुल, थैंक यू फॉर कवरिंग दैट फॉर मी। ये बात एकदम सही है, और लोग फैक्ट्स को जो है नहीं समझते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट वी शुड अप्रिशिएट अबाउट मारुति। और बड़ा इंजन होता है ना, तो वहां पे कुछ लोग जो है उसको BS6 में CNG वगैरह भी लगा के चलाते हैं, तो उसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। फ्यूचर ऑफ सीडान लाइक सिटी, भाई होंडा सही में जो है ना वो खत्म होने वाली है, मेरे को लग रहा है। होंडा ने अगर गाड़ी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आपके साथ में शेयर करता हूँ। मैं एक बार होंडा शोरूम गया, क्योंकि मैं शोरूम वगैरह पे जाता रहता हूँ, मेरे को इंटरेस्ट है गाड़ियों में। तो मैं होंडा के शोरूम पे गया, मैंने कहा यार मेरे को एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी मैं देख रहा हूँ, मतलब कोई अच्छी फन टू ड्राइव वाली गाड़ी। तो वो बोला बंदा मुझसे वहां पे, कह रहा सर या तो देखो अमेज चल रही है या फिर होंडा सिटी चल रही है, बाकी जो जैज वगैरह
वगैरह हैं और जो WRV वगैरह है उनमें तो 1200 सीसी का इंजन है, तो उसमें तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं। और WRV ही एकमात्र उनके पास में थोड़ी बहुत एसयूवी दिखने वाली गाड़ी है। तो मतलब वो खुद कह रहा था, और इनफैक्ट ये तो डेटा में भी आया है कि होंडा का मार्केट बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर चुका है, बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर गया है। और होंडा पता नहीं हो क्या गया है, सिर्फ एक क्या कहते हैं आपकी होंडा सिटी और एक आपकी होंडा अमेज, इसके अलावा तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई आज की डेट में जैज वगैरह लेने में इंटरेस्टेड होता होगा। क्वालिटी अच्छी है गाड़ियों की, सब कुछ है, लेकिन कंपटीशन आप देखो, अब आप जैज को खड़ा करो एक्सयूवी 300 नेक्सॉन को बगल में खड़ा करो, तो क्यों कोई खरीदेगा जैज को, जहां उसमें ना उसमें टर्बो है ना उसमें कुछ और है, पता नहीं क्या ही चल रहा है होंडा के दिमाग में। ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। अब फोर्ड का जो जाने का डिसीजन था वो ऐसे ही थोड़ा ना था कि वो एकदम से डिसाइड हो गया। ये सारी बातें तो पहले से पहले 2 साल 3 साल पहले से सब हो जाता है डिस्कस। इसी तरीके से डैटसन गई इंडिया से, तो ये सब तो पहले से हो जाता है कि भाई गाड़ियां लॉन्च करनी बंद कर दो, फेस लिफ्ट लॉन्च करते रहो, मिनिमम दिखाते रहो, और उसके बाद में भाई इसके लिए दिक्कत तो उन्हीं को होती है ना जो एक्चुअली एम्प्लॉयज होते हैं। नहीं यार भाई, मेरे पास सही में बिल्कुल टाइम नहीं होता वीकडेज में, मेरे पास मुझे काम से फुर्सत नहीं मिलती, तो टेलीग्राम ग्रुप पे इतना फ्रीक्वेंटली चैट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और फिर वही होता है कि ग्रुप बनाया किसी अच्छी उससे इंटेंशन से जाता है, फिर वो चीजें जो है वो बहुत ज्यादा ओवर डिस्कशन वगैरह ठीक रहता नहीं है किसी चीज के लेके। सो आई वुड से कि भाई इस तरीके से ऑनलाइन आना ही इज द परफेक्ट सोल्यूशन। आपके हिसाब से वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है फ्रॉन्क्स का? अब आप ये बताओ, लेनी है सागर भाई साहब, या फिर आपको मतलब 1.2 वाला लेना है या 1 लीटर वाला लेना है, ये बताओ आप, फिर मैं आपको बताता हूँ। और ये भी बताना कि अगर 1 लीटर टर्बो वाला लेना है तो मैनुअल वाला, अच्छा 1.2 वाला, तो ये बताओ कि एजीएस वाला लेना है या फिर आपको वो लेना है मैनुअल वाला। मैनुअल तो यार मेरे ख्याल से ना डेल्टा और डेल्टा प्लस आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेंगे। सिग्मा में तो देखो कुछ मिलने नहीं वाला। अगर डेल्टा और डेल्टा प्लस को आप कंपेयर करोगे तो उसमें अब बात ये है ना कि ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जब ही बता सकते हैं जब ये बताओ कि भाई इसमें दोनों में ना इतने पैसे का डिफरेंस आ रहा है। जैसे मान रहा है डिफरेंस दोनों में 1 लाख रुपए का, और दूसरे दो वेरिएंट्स में डिफरेंस आ रहा है 1,60,000 रुपए का। तो वो चीजें कि मान लिया 8 फीचर्स का डिफरेंस है और डिफरेंस है 80,000 1 लाख का, तो हाँ ठीक है कि वो ऊपर वाला वेरिएंट ज्यादा फायदेमंद है। तो ये सारा कंपैरिजन ना मैं लेके आऊंगा जब ये प्राइस रिवील कर देंगे। अगर मैं आज की डेट में ये बोलूं कि भाई आप डेल्टा ले लो या फिर डेल्टा प्लस ले लो, तो वो कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी तो जब ही पता चलेगा ना जब वैल्यू उसकी पता चलेगी कि आपको पैसा कितना देना है। प्राइस का नहीं, सही में कोई आइडिया नहीं है। मैं जब गया था शोरूम पे तो उन्होंने कहा था कि अभी कुछ पता नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से, मेरे को ऐसा लगता है कि यार मिड ऑफ मार्च या फिर एंड ऑफ मार्च तक तो आ जाना चाहिए, क्योंकि फिर लोगों को फिर कैसे वो सस्टेन करेंगे उसको, बुकिंग्स को। पारितोष भाई ने क्या पूछ लिया, ये लास्ट क्वेश्चन, टोयोटा किस दुनिया में जी रही है? मारुति बेलिनो और ब्रीजा, क्या ये कंपनी सिर्फ फॉर्च्यूनर के बेस पर फ्यूचर में सस्टेन कर पाएगी? भाई टोयोटा की क्या कहते हैं, इनोवा हाई ग्रॉस जो आई है गाड़ी, आप उसको देखो एक बार। दूसरा हाइलक्स को देखो एक बार, ठीक है। और टोयोटा के पास में अगर गाड़ियों की बात की जाए तो इतना लाइनअप है, इतना लाइनअप है कि सारे मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया के मिला दो, उनकी सारी गाड़ियां मिला दो, उससे ज्यादा गाड़ियां टोयोटा इस टाइम वर्ल्ड वाइड ऑफर करता है। इंडिया में अभी वो गाड़ियां नहीं है, ये बात अलग है। हाँ, तो उनकी वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ना। अब आप देखो ना भाई, आप अगर जो बेलिनो की इनकी गाड़ी आती है, उसका नाम क्या है गाड़ी का, जो बेलिनो जिस टोयोटा में किस नाम से आती है, ब्रीजा अर्बन क्रूजर के नाम से आती है, ग्रैंड जो आपकी ये है ग्रैंड विटारा है, ये हाई राइडर के नाम से आती है। तो गाड़ियां तो उनकी भी बिक रही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो मारुति की गाड़ी है तो मारुति ही बेच रहा है, उसको टोयोटा भी बेच पा रहा है। तो ये तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उनकी। बाकी उनकी इनोवा भी बिक रही है, फॉर्च्यूनर भी बिक रही है। और रही बात हाइलक्स की, तो यार हाइलक्स भी बिकती है, ग्लांजा, यस, तो ग्लांजा भी दिखती है सड़कों पे, जबकि लोगों को पता है कि भाई ये मारुति का सामान है, पर फिर भी वो जाके टोयोटा से खरीदते हैं, क्योंकि कहीं पे डील मिल जाती है, कहीं पे प्राइसेस बेटर मिल जाते हैं। अभी एक इंसिडेंट हुआ था, मेरे एक जानने वाले थे, उनको लेनी थी मारुति की ब्रीजा और उनको लेनी थी ZXi वेरिएंट, लेकिन उनको वो कार अवेलेबल ही नहीं होती थी, उस पे वेटिंग वगैरह थी, जो उनको चाहिए था कलर, वो कलर नहीं मिल रहा था। वो टोयोटा में गए, टोयोटा में जाने के बाद में उन्होंने गाड़ी देखी और हाथों हाथ उनको वो गाड़ी वहां पे अवेलेबल मिल गई, वो कलर भी मिल गया, और उसके बाद में वहां पर उनको 60-70 हजार रुपए सस्ती पड़ी एज कंपेयर टू मारुति। तो यार यही वाली चीजें हो जाती
आती हैं जो कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं इसमें कंज्यूमर का ही बेनिफिट है। बट टोयोटा इज अ वेरी बिग ब्रांड। टोयोटा ना कहीं जाने वाला ना कुछ होने वाला उसका, और जो टोयोटा की गाड़ियां हैं वो वाकई बहुत बढ़िया गाड़ियां हैं। इनोवा अब भी मतलब इतनी कंफर्टेबल और इतनी जबरदस्त गाड़ी है, उसका डीजल इंजन कहीं नहीं जाने वाला। अगर ये एनजीटी के रूल्स वगैरह ना हो 10 साल वाले, तो अब भी 20-20 साल पुरानी, मतलब 15-15 20-20 साल पुरानी इनोवा जो है वो जिंदा है, मतलब चल रही है सड़कों पे। A request to all the people who are joined, please do like our live stream slip of tongue। हाँ, परितोष भाई नाराज हैं कई सारे ब्रांड से। अभी ये देखो ना, रेनॉल्ट है, रेनॉल्ट एक ही गाड़ी बेच रहा है, 2 गाड़ी बेच रहा है बेसिकली। काइगर बेच रहा है, क्विड बेच रहा है, ट्राइबर भी बिक रही है, इतनी नहीं बिक रही। बट निसान को देखो, निसान की तो बस एक मैग्नाइट ही है, और मैग्नाइट से ही जिंदा बच गया ये। नहीं तो निसान का भी सुनने में आया था कि बीच में जो है मामला थोड़ा सा डाइसी था इंडिया में। ओके। अभी बहुत मतलब गाड़ियां बहुत कम है, गाड़ियां बहुत कम आई हैं, और वो गाड़ियां क्या हो रही हैं, फ्लोट हो रही हैं। कभी किसी शोरूम पे चली गई, कभी किसी शोरूम पे चली गई, तो वो इस तरीके से गाड़ियों को आपस में डिवाइड करके इस तरीके से शोकेस कर रहे हैं। मैं भी पता करके गया था कि भाई कौन से शोरूम में ये फ्रॉन्क्स जो है वो अवेलेबल होगी देखने के लिए। तो आप उनसे ना बात कर सकते हो कि भाई आपको फ्रॉन्क्स कब तक मिलेगी डिस्प्ले में लगाने के लिए, क्योंकि लगानी तो सभी को है ही, क्योंकि बुकिंग सभी को लेनी है। तो ये आप कांटेक्ट कर सकते हो और उनके टच में रह सकते हो इस चीज के लिए। आप कितने भी दिन चलाओ उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर वहां पे वो एनजीटी वाला रूल नहीं है तो आप फिर उसको 15 साल तक चला सकते हो बड़े आराम से। आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम, क्योंकि जब हम टैक्स पे करते हैं तो वो तो ऑल ओवर इंडिया का होता है, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि इस स्टेट की गाड़ी उस स्टेट में नहीं चल सकती, ये वाली चीज होती है। ओके, सो एनी मोर क्वेरीज गाइज? सो वी रियली हैड अ वेरी गुड डिस्कशन टुडे। बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीजें मैंने शेयर की, डिस्कस की। देखते हैं और 1-2 मिनट, लेट्स सी इफ वी हैव मोर क्वेरीज ऑन फ्रॉन्क्स और एनीथिंग एल्स। सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर कंसर्न्स एंड वेरी गुड क्वेश्चन। आई अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन सर। मेरे को लगता है कि जिमनी का ना अपना ही अलग ही एक कस्टमर बेस होगा और थार का अपना अलग कस्टमर बेस होगा। कहीं ना कहीं जिमनी थार के कंपैरिजन में अपना मार्केट स्पेस बनाने में सक्सेसफुल हो जाएगी, लेकिन ये जब एग्जैक्टली कहा जा सकता है जब दोनों गाड़ियों को आप चला लो। अगर आज की डेट में मुझे 14-15 लाख रुपए लगाने हो तो मैं मेरे ख्याल से आई वुड गो विथ थार। आई विल नॉट गो फॉर जिमनी, क्योंकि जिमनी में 15 इंच के अलॉयज हैं, वहां 18 इंच के अलॉयज हैं, 300 न्यूटन मीटर्स का 320 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है, और उसमें टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, उसमें 150 bhp की पावर है थार में। तो ये तो भाई कहीं से कहीं तक जो है जिमनी उसके सामने नहीं टिकती है। आज भी मैंने एक वीडियो बनाई है तो उसमें मैंने थार की सारी डिटेल्स बताई हैं। यार पीपीएफ वगैरह का मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैंने अपनी गाड़ी पे कभी नहीं सोचा करवाने के लिए। मैं तो उसको हफ्ते में खुद ही क्लीन कर लेता हूँ, लगभग हर तीसरे चौथे दिन क्लीन कर लेता हूँ। तो मेरे ख्याल से तो मैं इन सब चीजों के लिए नहीं जाता कभी भी। इनफैक्ट मैंने अभी मीटियोर भी ली थी, और वहां पर भी मैंने सोचा था कि भाई उसको लेमिनेट करवा लूं या ये सब। तो यार मेरे ख्याल से तो मैं इन सब चीजों के लिए कभी एडवाइजेबल नहीं हूँ, तो ये चीज का मुझे कोई आइडिया भी नहीं है कि भाई ये सूटेबल रहता है या फिर नहीं रहता है। सो आई विल not be able to recommend or comment on these things. All right, we have 10 people online. So guys, if you do have any queries, anything that you have in your mind, you need a shout out, please do mention the same in the comment section and I'll be happy to answer your queries. Let's see for 1 or 2 minutes more and then we'll call it off today's session. Okay, we have 9 concurrent viewers. So if you have anything in mind, any doubts, anything that's related to Fronks or related to anything else, you can ask the same in the comment section. I'll wait for 10:45 and then I'll call it off today's session and let's see how it goes. प्राइस का दोस्त एसआर के अभी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी मारुति ने कुछ भी अपडेट नहीं दिया है, तो अभी कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में कि कितना जो है वो प्राइस एक्सपेक्टेड है या कुछ भी, जब तक कि ये रिवील नहीं हो जाता। मेरी ब्रीजा दोस्त लोकल में दे रही है 13 से 14 का माइलेज दे रही है लोकल में, और हाईवेज पर मेरे ख्याल से
मुझे 16 to 18 के बीच में निकाल देती है। मेरी ड्राइविंग बहुत नीट एंड क्लीन है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल गाड़ी को 60 की स्पीड पे चलाता हूँ, बट नीट और क्लीन तरीके से चलाता हूँ, तो इस वजह से थोड़ी गाड़ी अच्छी खासी एवरेज जो है वो माइलेज जो है वो निकाल देती है। और माइलेज से मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ इसके, मतलब सही है। मेरे को लगता है कि इस साइज की गाड़ी, इतने बड़े इंजन की गाड़ी इतना माइलेज दे रही है, तो आई एम मोर देन हैप्पी विद दैट। ओके ऑल राइट दोस्तों, इफ देयर आर एनी मोर क्वेरीज, 10:45 इज द क्लॉक राइट नाउ। थैंक यू सो मच फॉर मैं माइनस पॉइंट इज दैट मारुति इज नॉट ऑफरिंग सनरूफ। हाँ, कुछ लोगों के लिए सनरूफ है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये माना जा रहा था कि भाई फ्रोंक्स क्योंकि नई ऑफरिंग है तो उसमें होनी चाहिए, लेकिन वो ब्रीजा में आती है, तो उसके लिए तो ब्रीजा टॉप मॉडल पे ही जाना पड़ेगा अगर आपको सनरूफ वाली गाड़ी चाहिए तो। अदरवाइज वो नेक्सॉन वगैरह में, XMS वेरिएंट्स में, या फिर XUV 300 में W6 वेरिएंट में भी आती है, उसमें साइज भी अच्छा है, तो वहां पे उन गाड़ियों के साथ जा सकते हो। ओके ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइज। आप नेक्सॉन को कंसिडर क्यों नहीं किया ब्रीजा परचेज करते टाइम? ज्यादा हॉर्स पावर है नेक्सॉन में सेम प्राइस में। यार दोस्त, मैंने इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि मेरे पास इससे पहले एक टर्बो गाड़ी थी, मेरे पास ग्रैंड i10 थी, और वो उसमें भी टर्बो चार्ज इंजन था, डीजल इंजन था उसमें। और नेक्सॉन में जो 12, वो डेफिनेटली उसके जो BHP हैं वो ज्यादा हैं, लेकिन जब आप उसको खुले में चलाओगे गाड़ी को, जब आप हाईवे पे चलाओगे या फिर आप वैसे चलाओगे, और तो आपको ब्रीजा का कहीं ना कहीं इंजन जो है वो ज्यादा रिफाइंड लगेगा। दूसरी बात ये है कि वो इंजन एक 3 सिलेंडर इंजन है और ये इंजन एक 4 सिलेंडर इंजन है, तो दोनों में लाइफ का काफी डिफरेंस रहेगा, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन, 4 सिलेंडर, जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा इंजन के ऊपर उतना ज्यादा वियर एंड टियर होगा, और उतना जल्दी जो है वो इंजन आपका टियर ऑफ होगा। तो इस चीज को देखते हुए मेरे को, जब मैंने ब्रीजा चलाई तो मुझे थोड़ा सही लगा उसका ड्राइवेबिलिटी, और मतलब मेरे को थोड़ी SUV टाइप भी लगती थी वो, उसका जो डिजाइन था मेरे को थोड़ा पसंद आया। और फिर उसके बाद में एक बात ये भी है कि ब्रीजा में बेस मॉडल में सब कुछ मिल रहा था, मतलब जो चीजें आपको चाहिए ना एक गाड़ी में, चारों पावर विंडोज आपको मिल रही थी, आपको बॉडी कलर्ड डोर हैंडल, बॉडी कलर्ड ORVMs आपको मिल रहे थे, ठीक है, ORVMs पे इंडिकेटर मिल रहे थे, म्यूजिक सिस्टम मिल रहा था, तो मतलब मुझे सारी चीजें जो चाहिए थी एक गाड़ी के अंदर वो सारी चीजें उसमें मिल रही थी। सो आई कंसिडर्ड ब्रेजा मोर एज कम्पेयर टू नेक्सॉन, क्योंकि वहां पर जो ठीक ठाक मॉडल था लेने वाला वो XM था, और जो मेरा बजट था वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था, इसलिए मैंने वो गाड़ी ज्यादा ली। लाइफ ऑफ लिथियम बैटरी, दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन, कि लिथियम बैटरी की जो लाइफ है ना, ये सही में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और इसको लेकर ना दे आर ऑफरिंग इन फ्रोंक्स, ये कहीं नहीं जाने वाली। जो ये वाली बैटरी की आप बात कर रहे हो ना, ये स्मार्ट हाइब्रिड वाली बैटरी की, ये कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि इसका इतना रोल ही नहीं है। रोल उन गाड़ियों में है जिसमें कि वो प्योर EV बेस्ड कार है, वहां पर देखना ये होगा कि भाई आपने गाड़ी 1 लाख 2 लाख किलोमीटर चला ली, तो वो बैटरी रिप्लेस करने की पोजीशन कब आती है? अगर मान लिया आपने उस गाड़ी के EV को लेके पैसे जितने ज्यादा दिए उतने वसूल ही नहीं किए एज कम्पेयर टू अ पेट्रोल कार, और आपका बैटरी चेंज करने का नंबर आ गया, तो फिर उस गाड़ी को लेने का फायदा ही क्या हुआ? इसलिए आज की डेट में भी अगर अपनी रनिंग बहुत से लोग कैलकुलेट करें, ठीक है, और जितना पैसा वो EV लेने में ज्यादा देंगे वो कैलकुलेट करें, सो पेट्रोल और डीजल विल स्टिल बी अ मोर जेन्युइन ऑप्शन एज कम्पेयर टू एन EV कार। मैं भी चाहता हूं कि भाई EV गाड़ियां ज्यादा बिकें, एनवायरमेंट के लिए ज्यादा अच्छा हो, लेकिन जो प्राइस पॉइंट है वो तो कहीं से कहीं तक हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। अब भी 16 लाख रुपए की XUV 400 लॉन्च हुई है, तो 16 लाख रुपए की एक गाड़ी लेना मेरे हिसाब से EV में थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। All right, guys. Thank you so much. Thank you everyone whosoever has joined this particular stream. Please do like this stream if you liked it. And bye bye. Take care of yourself. Have a great weekend. Sundays tomorrow and have a relaxing night. Bye bye दोस्तों. Take care of yourself. फिर मिलते हैं next week भी, next weekend भी मैं इसी तरीके से live आऊंगा. Bye दोस्तों. Thank you so much.